Hello everyone, I welcome you all once again in this class. So today in this class we are going to start a new chapter of this industrial engineering, that is basically transportation. तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दैट मीन्स टर्म्स ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि चीज़ों को हम लोग गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, मतलब वही है। बट यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात ट्रांसपोर्टेशन की नहीं करेंगे। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टेशन। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो भी कॉस्ट एसोसिएट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, अब ट्रांसपोर्टेशन में दैट मीन्स गुड्स और सर्विसेज दोनों की हम लोग बात करेंगे। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, वॉट एवर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट सर्विस, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग उस कॉस्ट की हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, और इसी कॉस्ट को, वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या है, मिनिमाइज करेंगे। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे जनरली, इन जनरल हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन में, दैट इज द कॉस्ट मिनिमाइजेशन का। बट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग को मैक्सिमाइजेशन का देखना होता है। आपका जो प्रॉब्लम होता है मैक्सिमाइजेशन का होता है, उसको हम लोग देखेंगे, वो केसेस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बट हम लोग क्या है, इस चैप्टर के लास्ट में उस केसेस को डील करेंगे। बट मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे जो चांस होता है, दैट इज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन टर्म्स जो है ऑलरेडी सबको पता है क्या मतलब होता है, बट यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टेशन। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे बताया उसी डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर यूज्ड फॉर मेकिंग द सप्लाई एंड डिमांड रिक्वायरमेंट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सप्लाई और डिमांड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं विद द गिवन कंडीशन इन सच अ वे दैट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमाइज। ओके, जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या बात करने वाले हैं कि कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टेशन, और जो टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड होगा उसको हम लोग क्या है, मिनिमाइज करना चाहेंगे। दैट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम हम लोग उसको लेके जाएंगे। अभी कैसे कैसे प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होगा उस सबको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बट अभी बेसिक जो डेफिनेशन है उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये आपका स्पेशल केस है आपका किसका, सिंप्लेक्स का, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये कैसे है, जैसा कि आपको पता है कि सिंप्लेक्स में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस होते हैं, इसमें भी होते हैं। कैसे होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज द स्पेशल केस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। तो मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ उसको कि इट इज स्पेशल केस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज बेसिकली स्पेशल केस ऑफ व्हाट, सिंप्लेक्स मेथड। ओके, समझ में आ गया। और मैंने जैसा जहाँ तक बताया कि आपको यहाँ पे जनरली, इन जनरली जो है यहाँ पे क्या है, केस ऑफ मिनिमाइजेशन होगा। यहाँ पे इन जनरल क्या होगा, केस ऑफ मिनिमाइजेशन होगा। बट कुछ केसेस में आपका मैक्सिमाइजेशन का केस बनेगा, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, मैंने आपको बताया। बट इन जनरल क्या होगा, यहाँ पे मिनिमाइजेशन का केस बनेगा, दैट इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, मैंने बताया यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, गुड्स और सर्विसेज बोथ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट अस सपोज कि यहाँ पे आपका एक ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे एक फॉर्मुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ऑब्वियसली बात है कि आपका, अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन का, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा आपका कि आप गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है, आपको एक फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री से क्या है, आप जहाँ पे डिमांड होगी वहाँ पे लेके जाओगे। ठीक है, फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री एक लोकेशन होगा, और डिफरेंट क्या है, लोकेशन होंगे, जो क्या है, डिमांड लोकेशन होगा। तो उस डिमांड पे क्या है, फैक्ट्री से, उस पर्टिकुलर लोकेशन से गुड्स और सर्विसेज को क्या है, आप वहाँ तक पहुँचाओगे। तो ऑब्वियसली जब यहाँ से आप यहाँ पे डिमांड वाली पोजीशन पे आप गुड्स और सर्विसेज को लेके जाओगे, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कॉस्ट एसोसिएट होगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी डिनोट करने वाले हैं, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट अस सपोज कि आपका जो फैक्ट्री है, जो डिमांड लोकेशन है, ठीक है, मैं दोनों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो लेट अस सपोज कि आपका जो फैक्ट्री है उसको मैं F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज F1, F2 अप टू Fm। ये क्या है, आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स जहाँ पे आपकी, जहाँ से डिमांड
या जो गुड्स और सर्विसेज हैं जहाँ से सप्लाई हो रही हैं। अब आपका डिमांड लोकेशन होगा जहाँ पे उस गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेट अस सपोज दैट लोकेशन आर D1, D2, D3 अप टू Dn। ये हो गई आपकी डिमांड लोकेशन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि लेट अस सपोज कि आप F1 फैक्ट्री से D1 लोकेशन पे गुड्स और सर्विसेज को लेके जा रहे हो। 1 यूनिट गुड्स और सर्विसेज को आप F1 लोकेशन से मीन्स फैक्ट्री 1 से डिमांड लोकेशन 1 पे लेके जा रहे हो, तो उस टाइम पे जो कॉस्ट एसोसिएट होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज C11। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका फैक्ट्री भी फर्स्ट फैक्ट्री है और डिमांड लोकेशन फर्स्ट है, तो उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, C11। ऐसे आपका ये क्या हो जाएगा, C12। ऐसे ये क्या हो जाएगा, C13। ऐसे ही आपका हो जाएगा C1n। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका C21, C22, C23, C2n। अब आपका ये जाएगा अप टू CM1, CM2, CM3 अप टू CMn। ऐसे ये आ जाएगा, ये सारे जनरलाइज मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इन सबका भी कुछ कंस्ट्रेंट होगा यहाँ पे। दैट मीन्स जो आपकी डिमांड की रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड का भी कंस्ट्रेंट हो गया। कुछ लिमिटेड डिमांड होंगे, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड डिमांड होगा किसी भी चीज़ का, गुड्स और सर्विसेज का किसी लोकेशन पे। या आपका जो फैक्ट्री है वो भी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसका भी कुछ लिमिटेशन होगा। तो उन लिमिटेशंस को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट अस सपोज कि आपकी जो फैक्ट्री 1 है, ये जो है मैक्सिमम जो इसका जो प्रोडक्शन है दैट इज A1, इसका जो प्रोडक्शन है दैट इज A2 अप टू व्हाट, AM। सिमिलरली जो लोकेशन है, डिमांड लोकेशन है, डिमांड लोकेशन पे जो रिक्वायरमेंट है दैट इज व्हाट, दिस इज B1, B2, B3 अप टू व्हाट, BN। ओके, तो ये हो गया आपका फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है। ठीक है, F1 फैक्ट्री का जो टोटल प्रोडक्शन है A1 है, F2 का जो है A2 है, ऐसे FM का क्या है, AM है। तो अगर मैं बात करूं A1, A2, A3 अप टू AM का, तो ये जो है आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। और ये आपका सिमिलरली आपका है यहाँ पे B1, B2, B3 अप टू BN है। तो ये दोनों आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहाँ से सिमिलरली देख सकते हो। इसमें ऐसा कुछ टफ टास्क नहीं है, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका A1, A2, A3 और AM है, ये क्या है आपका फैक्ट्री 1, 2 अप टू M जो फैक्ट्री हैं उनका प्रोडक्शन है। दैट मीन्स क्या है, जो वो सप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका सप्लाई है। और ये जो है आपका B1, B2, B3, D1 लोकेशन, D2 लोकेशन, D3 लोकेशन का क्या है, टोटल डिमांड है। तो ये क्या है आपका टोटल सप्लाई ऑफ रिस्पेक्टिव फैक्ट्री, और ये क्या है टोटल डिमांड ऑफ रिस्पेक्टिव लोकेशन। ये क्या है आपका टोटल सप्लाई ऑफ रिस्पेक्टिव फैक्ट्री एंड दैट वन इज टोटल डिमांड ऑफ रिस्पेक्टिव लोकेशन। ठीक है, तो B1 लोकेशन का मीन्स D1 का टोटल डिमांड B1 है, B2 का B3, D2 का B3 है, D3 का B3 है, ऐसे DN का BN है। वैसे आपका जो सप्लाई है उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। अब ये जो है जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ब्लॉक्स में, हर एक ब्लॉक्स में C लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर आप 1 यूनिट फ्रॉम फैक्ट्री 1 टू लोकेशन 1 अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो कॉस्ट एसोसिएट हो रहा है वैसे आपका C11 रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ऐसे आपका कॉन्सिक्यूटिव जितने भी ब्लॉक्स हैं आप इजीली उसको समझ सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्ट्री की लोकेशन को, और जो सेकंड नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड की लोकेशन को। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CIJ तो दैट मीन्स व्हाट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1 यूनिट फ्रॉम ith
सोर्स टू जेथ डेस्टिनेशन। आपका क्या है, जो फर्स्ट है ith, जो i, अगर मैं सी आई जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, तो i जो है क्या है, सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और j जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेस्टिनेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर लेट अस सपोज कि अगर आप किसी लोकेशन पे अगर आप x यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किसी लोकेशन पे अगर आप x यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, x11, ठीक है। इस बॉक्स की लोकेशन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप x यूनिट लिख रहे हैं तो इसको यूनिक करने के लिए क्या लिखेंगे, x11। लेट अस सपोज अगर यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स x12, x13, x21, x22, x23, ऐसे आप दिखा सकते हैं। जिस भी लोकेशन पे आपका जितना भी यूनिट वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको आप यहाँ पे ऐसे हम लोग इजीली दिखा सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि, और ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी बताया है कि दिस इज द स्पेशल केस ऑफ सिंप्लेक्स, दैट मीन्स सिंप्लेक्स इज द पार्ट ऑफ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी। जहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है कि अगर 1 यूनिट का जो कॉस्ट है x है तो n यूनिट का जो कॉस्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स। तो अगर 1 यूनिट ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आ रहा है फ्रॉम फैक्ट्री 1 टू डेस्टिनेशन 1 दैट इज C11, ठीक है, या आप बोल सकते हैं CIJ, ओके। तो x यूनिट जो अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या x11 ले लें या x12 ले लें, कोई सा भी ले लें, तो इन जनरल अगर आप देखेंगे तो किसी भी डेस्टिनेशन पे फैक्ट्री से उस डेस्टिनेशन पे जो कॉस्ट एसोसिएट होगा ट्रांसपोर्टेशन का 1 यूनिट का इतना है, तो xij यूनिट कितना हो जाएगा, xij इंटू CIJ, ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेट अस सपोज अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट लोकेशन पे, तो फर्स्ट लोकेशन पे क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट 11 है और यूनिट जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दैट इज x12, तो जो कॉस्ट हो जाएगा दैट इज व्हाट, x12 इंटू C11, ठीक है। टोटल कॉस्ट हो जाएगा फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग फैक्ट्री 1 टू डेस्टिनेशन 1 ऑफ x यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने का जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, x11 इंटू C11। ऐसे आप किसी भी लोकेशन पे आप कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका LPP होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो कैरेक्टरिस्टिक एक और है, प्रोपोर्शनैलिटी के साथ साथ क्या है, एडिटिव नेचर होता है। एडिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि अगर आपकी कॉस्ट आ रही है 1 लोकेशन पे, मीन्स इस वाले बॉक्स में जो कॉस्ट आ रही है C11 है, आपने x11 यूनिट को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया, ऐसे C22 है यहाँ पे आपने x22 को ट्रांसपोर्ट किया, ऐसे जितने भी लोकेशन है आपने ट्रांसपोर्ट किया। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो हर एक डेस्टिनेशन पे जितना यूनिट आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और पर यूनिट जितनी कॉस्ट आ रही है, वहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी से क्या है, आप वहाँ की उस लोकेशन की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे। अगर मैं कंप्लीट टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, हर एक लोकेशन पे जितना भी कॉस्ट एसोसिएट हो रहा है उन सबको कैलकुलेट करो और उन सबका क्या है आप समेशन ले लो, उन सबका क्या है आप सम ले लो, तो क्या हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और उसी को हम लोग को क्या है यहाँ पे, इसी को जो टोटल कॉस्ट है उसी को हम लोग क्या है मिनिमाइज करना है। ओके, समझ में आ गया। तो आई होप यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एम क्या है वो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, तो आप देख सकते हैं जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा यहाँ से, यही मैंने आपको बताया कि CIJ इंटू XIJ, और I जो है क्या है 1 to M मूव कर रहा है, और J जो है क्या है J भी आपका 1 to N मूव कर रहा है। ओके, समझ में आ गया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज द स्पेशल केस ऑफ व्हाट सिंप्लेक्स। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, कंस्ट्रेंट इक्वेशन होंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा आपको पता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो जाएगा दैट इज टू मिनिमाइज दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यही सेम हो जाएगा, यही आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट इक्वेशन भी होंगे।
तो अगर मैं कांस्टेंट इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया एंड सब्जेक्टिव कांस्टेंट, यहाँ पे दो कांस्टेंट हैं। दैट मीन्स जो भी आपका एलोकेशन है उस वो क्या है, जो टोटल डिमांड है और टोटल जो सप्लाई है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप कोई भी एलोकेशन क्या है, जितना डिमांड है जितना सप्लाई है उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते किसी भी लोकेशन पे। तो वही है सेम कांस्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सप्लाई कांस्टेंट और डिमांड कांस्टेंट। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, दैट मीन्स बैलेंस एंड अनबैलेंस प्रॉब्लम की। तो बैलेंस प्रॉब्लम किसको बोलेंगे और अनबैलेंस प्रॉब्लम किसको बोलेंगे। बैलेंस प्रॉब्लम किसको बोलेंगे, जब आपका जो टोटल डिमांड है और जो टोटल सप्लाई है वो दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस प्रॉब्लम बोलेंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के, क्योंकि जितना डिमांड है और जितना सप्लाई है अगर दोनों इक्वल है तो ठीक है, अगर नहीं इक्वल है, ठीक है, दैट मीन्स अगर आपका अनबैलेंस प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। वो कैसे करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। तो सेम मैंने यहाँ पे लिखा है, जो अनबैलेंस और बैलेंस का है केस है, ये आपका जो टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई दोनों इक्वल है, दैट मीन्स क्या है, ये आपका बैलेंस है। तो क्या है आपका बैलेंस प्रॉब्लम है। एंड सिमिलरली आपका जो टोटल डिमांड है और टोटल सप्लाई इक्वल नहीं है, दैट किस क्या हो जाएगा, आपका अनबैलेंस प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है क्या है, अनबैलेंस है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि व्हाट इज द बैलेंस प्रॉब्लम, विच वन इज बैलेंस प्रॉब्लम एंड विच वन इज अनबैलेंस प्रॉब्लम। तो जो आपका बैलेंस होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो अनबैलेंस होगा उसको हम लोग पहले बैलेंस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द सॉल्विंग पॉइंट। ओके, तो उसके बाद से बैलेंस करने के बाद ही हम लोग क्या है आगे मूव करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम लोग एल्गोरिदम ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब हम लोग देखेंगे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसके सॉल्व करने का क्या एल्गोरिदम होता है। तभी तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने देख लिया। अब इन बिटवीन अभी हम लोग आगे जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो इसका एल्गोरिदम है उसके अंदर की कुछ जो थ्योरी जितना भी होगा वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो एल्गोरिदम देखने से पहले यहाँ पे मैं आपको टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो टेबल है इसमें आपका जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो केस है यहाँ पे क्या है, तीन फैक्ट्री हैं, दैट मीन्स F1, F2 और F3। और यहाँ पे जो डिमांड है दैट इज लोकेशन, दैट इज D1 डिमांड लोकेशन, दैट इज D2, दिस वन इज D3 एंड दिस वन इज D4। ये केस बन रहा है। और यहाँ पे जो टोटल फैक्ट्री का जो सप्लाई है और जो टोटल डिमांड है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जो टोटल सप्लाई है और टोटल डिमांड जो है यहाँ पे दिया हुआ है। दैट मीन्स F1 फैक्ट्री का जो टोटल जो सप्लाई है दैट इज 7, F2 का 10, F3 का 18 और D1 का जो टोटल डिमांड है वन लोकेशन का दैट इज 5, D2 का दैट इज 8, D3 का 7 एंड D4 का 15। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा दैट मीन्स टू चेक वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। बैलेंस और अनबैलेंस चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, AI और BI को कैलकुलेट करेंगे। अब चेक करेंगे दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको और इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 28, 10 प्लस 18, ये हो जाएगा आपका 28 एंड 28 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका व्हाट 35। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 8 प्लस 7 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 5 35। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट स्टेप है दैट इज टू चेक वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस और नॉट। तो यहाँ पे क्या है आपका जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस, आपका जो प्रॉब्लम है क्या है बैलेंस है। तो अब प्रॉब्लम बैलेंस है तो हम लोग क्या है यहाँ पे अनबैलेंस होता तो हम लोग इसको बैलेंस करते, बट अभी आपका ये प्रॉब्लम बैलेंस है। अभी हम लोग आगे देखेंगे अनबैलेंस होगा तो कैसे हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। तभी आपका ये बैलेंस है, हम लोग इसको क्या है आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आपका सेकंड स्टेप है उसमें हम लोग मूव करते हैं, एल्गोरिदम का जो सेकंड स्टेप है। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज टू फाइंड आउट IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो IBFS फाइंड आउट करने के आपके कई सारे मेथड हैं। यहाँ पे हम लोग वन बाय वन उन सारे मेथड्स को देखेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपके जो मेथड है यहाँ पे मैंने लिखा भी है। फर्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड वन इज रो मिनिमा, थर्ड वन इज कॉलम मिनिमा, फोर्थ वन इज मैट्रिक्स मिनिमा एंड लास्ट वन इज वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन। इसमें जो आपका वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन होता है दैट इज द बेस्ट वन।
ये आपका बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? अभी जैसे जैसे हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक एल्गोरिदम को देखेंगे, उसमें मैं आपको बताता चलूँगा कि कैसे ये क्या है, बेस्ट है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ से बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट स्टेप बाय स्टेप जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये जो सारे मेथड्स हैं, जो सेकंड जो स्टेप है दैट इज टू फाइंड आउट IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन है वो कैसे बेस्ट है, और इन सब में जो बाकी के सब हैं इन सब में आपकी कमियां क्या क्या हैं। ठीक है, उन सबको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे मूव करते हैं, और जो आपका फर्स्ट है जो मेथड है दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, दैट इज टू फाइंड आउट IBFS, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, और क्योंकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट मीन्स आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे देगा और आपसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के बारे में पूछ सकता है, इन सब में से कोई किसी भी मेथड से, हर एक मेथड से आपका जो आंसर है अलग अलग आता है, तो कोई भी मेथड यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जो आपका फर्स्ट है दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट आपका जो कॉर्नर मेथड है यहाँ पे, इसको देखने के लिए सेम जो आपका अभी जो हम लोगों ने चेक किया था, जो आपका क्वेश्चन था, दैट मीन्स जो आपका जो क्वेश्चन है बैलेंस है कि अनबैलेंस है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से यहाँ पे हम लोग क्या है, इसको सॉल्व करने के दैट मीन्स इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है ऑलरेडी यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सेम यही क्वेश्चन था। और यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कि ये जो डिमांड है और जो सप्लाई है दोनों क्या है, 35 और 35 दोनों बैलेंस, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की बात करूँ, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हम लोग क्या है, एलोकेशन स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स हम लोग एलोकेट करना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे आपका जो डिमांड है, जो भी आपकी सप्लाई लाइन से आ रही है, जो भी और यहाँ पे जो डिमांड आपको फुलफिल करना है, उसको क्या है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ठीक है, ये जो है इधर से हम लोग मूव करेंगे और क्या है, साउथ ईस्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नॉर्थ वेस्ट से हम लोग यहाँ पे एलोकेट करना स्टार्ट करेंगे और क्या है, साउथ ईस्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो अगर आप देखिए तो नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसको हम लोग क्या है, एलोकेशन देंगे। ठीक है, एलोकेशन मीन्स यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की जो भी फुलफिलमेंट है यहाँ पे हम लोग फुलफिल करेंगे। तो अगर आप देखिए यहाँ का जो D1 लोकेशन है, इसका जो डिमांड है, टोटल डिमांड कितना है, 5 है, और जो यहाँ पे जो सप्लाई हो रही है दैट इज 7। तो ऑब्वियसली सप्लाई आपकी क्या है, 7 है, डिमांड 5 है, तो आप डिमांड से ज़्यादा सप्लाई नहीं दे सकते, जितना डिमांड है उतना ही दोगे आप। ठीक है, या इनडायरेक्टली अगर उल्टा बोलेंगे तो जितना सप्लाई है उससे ज़्यादा आप डिमांड नहीं ले सकते। ठीक है, उससे ज़्यादा आप डिमांड वहाँ पे फुलफिल नहीं कर सकते, तो दोनों के केस में यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है आप कितना है, 5 एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो 5 एलोकेट करोगे तो यहाँ की डिमांड फुलफिल हो जाएगी, बट यहाँ पे जो सप्लाई है इसका भी 2 यूनिट बच जाएगा। तो बचने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसका काम खत्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या है, क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट आपका नॉर्थ वेस्ट ये बचा। अब यहाँ पे हम लोग फुलफिलमेंट स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका बचा हुआ सप्लाई है दैट इज 2 और जो डिमांड है 8 है, तो ऑब्वियसली जो सप्लाई से ज़्यादा आप डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या है, एलोकेशन 2 देंगे, और ये एलोकेशन 2 देने के बाद क्या हो जाएगा, ये 0, और यहाँ पे इसका बच जाएगा डिमांड 6 डिमांड अभी बच जाएगा 6 यूनिट का। तो ऑब्वियसली इसका जो सप्लाई ये वाला जो है ये फिनिश हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या करें, स्ट्राइक आउट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग के पास ये है नॉर्थ वेस्ट में ये बचा। अब यहाँ पे हम लोग एलोकेशन देंगे, यहाँ पे जो हम लोग एलोकेशन देंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो टोटल जो डिमांड है दैट इज 6 और सप्लाई 10 है, तो ऑब्वियसली आप 6 दोगे। 6 देने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपका 4 बचेगा, तो ऑब्वियसली आपका ये स्ट्राइक आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँचने के बाद आपका जो टोटल जो सप्लाई दैट इज़ 4 और डिमांड 7 है, तो 4 से ज़्यादा आप डिमांड नहीं फुलफिल कर सकते, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे आपने 4 फिनिश कर दिया, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, तो ये आपका स्ट्राइक आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे पहुँच गए, अब यहाँ पे आप एलोकेट करेंगे कितना, 3, ये आपका 0 हो जाएगा,
और यहाँ पे आपका 15 बच जाएगा, तो ये आपका स्ट्राइक आउट हो जाएगा। अब आप पहुँच गए यहाँ पे पहुँच गए तो आपका 15 है, ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा आपका और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपने एलोकेशन दे दिया। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ, जो कि मैंने आपको बताया था, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करूँ मैं, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 5 × 20 या 20 × 5 कुछ भी कर सकते हैं। तो यूनिट ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट 20 है, तो 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट कितना आ जाएगा 20 × 5 प्लस नेक्स्ट क्या है आपका 30 × 2, नेक्स्ट है आपका 35 × 6, 35 × 6, नेक्स्ट कितना है आपका 40 × 4 प्लस नेक्स्ट कितना है 60 × 3 एंड लास्ट वन दैट इज 25 × 15। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये सारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 1085 रुपीज 1085। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एलोकेशन दे दिया सबको, यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया, बट यहाँ पे अब मैं लिमिटेशन बताते हुए चल रहा हूँ आपको कि इस प्रॉब्लम का ये जो मेथड है इसका लिमिटेशंस क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ये ऑप्टिमम IBFS है, ठीक है, ये मीन्स जो भी आपने कॉस्ट कैलकुलेट किया है ये क्या ये मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये जो कॉस्ट आया है और यहाँ पे जो आपने एलोकेशन दिया है, अब देखो आपका यहाँ पे जो आपका 12 है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आ रहा है एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम F3 टू D2, यहाँ पे क्या है 12 रुपीज़ है, और आपने यहाँ पे क्या है किसी भी जो आपकी सप्लाई है वहाँ पे आपने पहुँचाया नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉस्ट है आपका 12 है उसको आपने दिया नहीं, और यहाँ पे क्या है कॉस्ट 60 है, यहाँ पे आपने दे रखा है, यहाँ पे 25 है इसको दे रखा है, यहाँ पे देखिए 17 है, 17 को आपने क्या है इस लोकेशन पे आपने कोई सप्लाई नहीं दिया, जबकि सेम आपका 50, 30 एंड 20 पे आपने दे रखा है, जो कि इससे ज़्यादा कॉस्ट है, वहाँ पे डिलीवरी करने का जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो आपका ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है इसकी यही लिमिटेशन है कि हम लोग क्या है नॉर्थ वेस्ट को ही हम लोग देखते रहते हैं, उसी को हमें एलोकेट करना है, चाहे उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो चाहे उसकी कॉस्ट क्या है कम हो। दैट मीन्स यहाँ पे जो पेनल्टी है वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आप बाउंड हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो तरीका है, मीन्स आप हमेशा नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट मूव करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके की वजह से आपको यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इसलिए यही इसकी लिमिटेशन है, और ये जो है इस कॉस्ट को और मिनिमाइज़ किया जा सकता है बट इसको और मिनिमाइज़ नहीं किया, ये इसकी लिमिटेशन है। ओके, इसलिए ये उतना जो सही तरीका जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, वो नहीं है, बट ये मेथड है, तो ये हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ पे आप खुद ही देखेंगे कि इसमें क्या लिमिटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट मेथड को देखते हैं, दैट मीन्स रो मिनिमम मेथड। तो रो मिनिमम मेथड में सेम आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं। रोw मिनिमम मेथड में अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो रो है, ठीक है, जो रो अभी हम लोग नॉर्थ वेस्ट देख रहे थे, यहाँ पे जो भी आपका नॉर्थ वेस्ट आ रहा था, अब रो मिनिमम में क्या है हम लोग रो वाइज देखेंगे, ठीक है, रो वाइज देखेंगे। दैट मीन्स एक टाइम में जब हम लोग फर्स्ट रो को देख रहे हैं तो बाकी रो को हम लोग क्या है कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, बाकी रो को क्या है हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो जो आपका सबसे पहले हम लोग क्या है फर्स्ट रो को देखेंगे, फिर सेकेंड रो को, फिर थर्ड रो को। तो यहाँ पे भी यही लिमिटेशन है कि हम लोग क्या है एक टाइम पे हम लोग क्या है एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही रो को हम लोग देख रहे हैं, उसमें जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है उसको हम लोग क्या है एलोकेशन देंगे, उसकी वहाँ पे क्या हम लोग सप्लाई फुलफिल करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन है। तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे वाले नेक्स्ट जो मेथड है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है जो मिनिमम आपका 17 है, तो 17 को हम लोग एलोकेशन देंगे, दैट मीन्स हम लोग वहाँ पे सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है डिमांड 15 है, सप्लाई 7 है, तो ऑब्वियसली 7 से ज़्यादा आप नहीं दे पाओगे,
तो ये आपका 0 हो जाएगा, इसको आप स्ट्राइक आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 8। नेक्स्ट सेकंड में आएंगे आप, तो सेकंड में जो आपका मिनिमम है, तो मिनिमम है आपका अगर देखेंगे तो ये 35 है, 35 है। तो यहाँ पे आप एलोकेशन देंगे 8 का, जो यहाँ पे डिमांड है, सप्लाई 10 है, तो ऑब्वियसली 8 से ज़्यादा आप दे नहीं सकते, तो 8 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको भी स्ट्राइक आउट कर देंगे। नेक्स्ट इसमें दोबारा से आप एंट्री करेंगे, अब ये रो बचा हुआ है, तो इस रो में नेक्स्ट जो मिनिमम है वो 40 है, 40 को आप एलोकेट करेंगे, 7 है, 2 आप मैक्सिमम दे सकते हैं, तो इसको आप 0 करिए, 2 दीजिए, यहाँ पे 5 बच जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका स्ट्राइक आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये रो बचा लास्ट वाला, तो लास्ट वाले में जो सबसे मिनिमम है ये है 25, 25 को आप मैक्सिमम कितना है 8 दे सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा, ये आपका स्ट्राइक आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये दोनों बचे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे दोगे 5 एंड देन 5, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, और ये भी आपका 0 हो जाएगा, और ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका एलोकेशन आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करिए। यहाँ पे आपकी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी 17 × 7 प्लस 35 × 8 प्लस 40 × 2 प्लस 40 × 5 प्लस 60 × 5 प्लस 25 × 8, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा दैट इज़ 1179 रुपीज़, 1179। तो आप देख सकते हैं इस केस में आपका आया था 1085, इसमें और आपका कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, इसमें आपका जो टोटल कॉस्ट हो गया दैट इज़ 1179, और ज़्यादा कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी आपका इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। ये तो आपका जो पिछला वाला मॉडल था जो रो मिनिमम, उससे ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑब्वियसली इसका भी फॉल्ट यही है कि यहाँ पे क्या है, एक टाइम पे हम लोग एक ही रो को कंसीडर कर रहे हैं, बाकी को हम लोग देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं कॉस्ट मिनिमम की बात करूँगा तो मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे आएगा, अगर आप जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है मिनिमम होगा, उसको आप मैक्सिमम एलोकेशन देंगे। ठीक है, उस केस में आपकी जो कॉस्ट आएगी क्या आएगी, कम से कम आएगी। बट यहाँ पे क्या है, एक टाइम पे हम लोग क्या है एक ही रो को देख रहे हैं। जो नेक्स्ट मेथड है उसका भी यही फॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कॉलम मिनिमम मेथड, तभी हम लोग वहाँ पे रो में देख रहे थे, हम सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कॉलम भी देखने वाले हैं। तो कॉलम में क्या प्रॉब्लम है, कॉलम में भी सेम यही प्रॉब्लम है। अब यहाँ से भी इसको भी मेथड में इसलिए सारा डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे मेथड्स हैं एलोकेट करने के। ठीक है, तो बट यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही है, जो ऑप्टिमम कॉस्ट आएगी, जो सबसे मिनिमम कॉस्ट आएगी, मैंने आपको बताया कि दैट इज वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड में क्यों कम से कम आएगा, उसको जब हम लोग अभी उसके स्टेप्स को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट इन सब में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्यों इससे आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम नहीं आ रही है, वो मैं यहाँ पे आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ कि कॉलम मिनिमम मेथड में क्या करेंगे, कैसे स्टेप होगा आपका। कॉलम मिनिमम मेथड में हम लोग क्या है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में देखेंगे जो सबसे मिनिमम होगा उसको हम लोग एलोकेशन देंगे। मिनिमम ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, मिनिमम को एलोकेशन देने का मतलब क्या है, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो ऑब्वियसली क्या है, जो पर यूनिट कॉस्ट जो मिनिमम होगा उसी को हम लोग एलोकेट करेंगे। सिंपल सी बात, याद करने का कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको एलोकेशन देता हूँ, जिसमें ऑब्वियसली इसको देना ही पड़ेगा क्योंकि हमें क्या है कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो अगर हम लोग इसको एलोकेशन देते हैं तो मैक्सिमम कितना दे पाएंगे, दैट मीन्स 5। तो 5 इसको दे दिए, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 2, इसको हम लोग स्ट्राइक आउट कर देंगे। नेक्स्ट इस कॉलम में आप मिनिमम जो है 12 है, 12 को एलोकेशन देंगे। तो मैक्सिमम आप कितना एलोकेशन दे सकते हैं, दैट मीन्स 8, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 10 बचेगा, तो ये आपका स्ट्राइक आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका जो मिनिमम है दैट इज़ 40 को देंगे एलोकेशन। तो मैक्सिमम आप 7 दे सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना बचेगा 3, ये आपका स्ट्राइक आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका मिनिमम कितना है 17 को मैक्सिमम आप कितना है 2 एलोकेशन दे सकते हैं, ये आपका 0 हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा 2 के बाद ये बचेगा आपका 13
13 के बाद आपका मिनिमम जो है ये स्ट्राइक आउट हो जाएगा 0। ये आपका 10 है, 10 को आप दोगे एलोकेशन, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, इसको आप यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपका एलोकेशन आ गया। आई होप इतना टफ टास्क नहीं था एलोकेट करने में, एलोकेशन देना इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करें यहाँ पे, तो जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, क्या जाएगा 20 × 5 प्लस 17 × 2 प्लस 40 × 7 प्लस 60 × 3 प्लस 12 × 8 प्लस 25 × 10। तो यहाँ से अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉलम मिनिमा से, दैट इज ₹940। अभी सब में इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो सबसे जो कम कॉस्ट है इससे आया है कॉलम मिनिमा से, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका लिमिटेशन क्या है ये भी मैंने आपको बताया, दैट मीन्स एक टाइम में हम लोग जैसे वहाँ पे रो को एक टाइम में देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो को या सेकंड रो या थर्ड रो को, वैसे क्या है यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेकंड या थर्ड कॉलम को एक टाइम में उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो मेथड है, दैट इज व्हाट, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो मैट्रिक्स मिनिमा मेथड में क्या है कि अभी तक हम लोग रो कॉलम या नॉर्थ वेस्ट कॉलम देख रहे थे, यहाँ पे मैट्रिक्स मिनिमा में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स मिनिमा में जो आपका मिनिमम होगा पूरे मैट्रिक्स में उसको हम लोग यहाँ पे एलोकेशन देंगे। तो अगर आप देखिए पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे मिनिमम है दैट इज 12। तो 12 मैट्रिक्स मिनिमा आपको समझ में आ रहा है, मिनिमा क्यों है ये भी अब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो 12 है, 12 को आप मैक्सिमम एलोकेशन कितना दे सकते हैं 8, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 10, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो जब सबसे मिनिमम है दैट इज 17, 12 के बाद 17 को आप मैक्सिमम जो लोकेशन है दैट इज 7, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 बच जाएगा, इसको आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए। नेक्स्ट जिसका फुलफिलमेंट हो जा रहा है, अब यहाँ पे क्या है इसका खत्म हो चुका है सप्लाई, तो इसको क्या है स्ट्राइक आउट कर देते हैं। डिमांड फुलफिल हो गया तो उसको स्ट्राइक आउट कर देंगे, क्योंकि उसमें दोबारा एलोकेशन देंगे नहीं, ठीक है। जितना डिमांड उससे ज़्यादा एलोकेशन तो आप दोगे नहीं, उससे ज़्यादा फुलफिलमेंट तो करोगे नहीं, इसलिए हम लोग क्या है स्ट्राइक आउट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं उस लाइन को या उस रो या उस कॉलम को। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे सबसे जो मिनिमम है दैट इज 25 को मैक्सिमम एलोकेशन कितना दे सकते हो 8, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2, इसको स्ट्राइक आउट कर देंगे। नेक्स्ट इन सब में जो मिनिमम है आप देख सकते हैं 40 और 40 है, तो किसी को भी आप दे सकते हैं पहले और किसी को भी बाद में दे सकते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम एलोकेशन है कितना है 5 है, ये 0 हो जाएगा, 5 नहीं यहाँ पे क्या है आप 2 दे पाओगे, 5 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 आप मैक्सिमम दे पाओगे, ये 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है 3 बच जाएगा, इसको आप स्ट्राइक आउट कर देगी। और यहाँ पे क्या है 40 है, तो इसका जो मैक्सिमम एलोकेशन है 7 है, 7 आप दे सकते हो, ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3 बच जाएगा। अब आपका जो बचा कितना ये 60 तो स्ट्राइक आउट हो चुका है, ये बचा सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 एलोकेशन दे सकते हैं, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि एलोकेशन आपका फिनिश हो गया है, डिमांड और सप्लाई सब 0-0 हो चुके हैं। तो जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 × 3 प्लस 70 × 3 प्लस 40 × 7 प्लस 40 × 2 प्लस 12 × 8 प्लस 25 × 8। अब देख सकते हैं यहाँ से जो टोटल जो कॉस्ट आ जाएगा यहाँ से 985। ये जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा
that is what 985. Okay, so let us move to the next method, that is Vogel's approximation. तो हम लोग अब वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और ये जो आपका मैट्रिक्स मिनिमम मेथड है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं यहाँ पे, दैट इज लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसको हम लोग लीस्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो चाहे आपका मैट्रिक्स मिनिमम मेथड बोला है या लीस्ट कॉस्ट मेथड बोला है, दोनों आपका सेम है, दोनों में से मतलब आपका वही है, दोनों में आप सेम जो मेथड है यहाँ पे हम लोग जिसके वजह से जिससे हम लोग डिमांड और सप्लाई हम लोग यहाँ पे एलोकेट किए हैं, तो सेम मेथड से आप यहाँ पे एलोकेशन दोगे आप। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन में। मीन्स हम लोग यहाँ पे अब एलोकेशन देंगे विद द हेल्प ऑफ मीन्स न्यू नेम, दैट इज वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन। तो वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन में हम लोग यहाँ पे करते क्या है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन में? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी तक जो भी हमने देखा यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या है जो मिनिमम रो वाइज देख रहे थे या कॉलम वाइज देख रहे थे या पूरे मैट्रिक्स की बात कर रहे थे या नॉर्थ वेस्ट से हम लोग देख रहे थे। तो उसमें क्या है, नॉर्थ वेस्ट तो अगर हम लोग देख लें थोड़ी देर की साइड में करते हैं, दैट मीन्स वो नॉर्थ वेस्ट जो भी आ रहा था उसको हम लोग एलोकेट करते हुए जा रहे थे ब्लाइंडली। ठीक है, उसमें हम लोग कोई अपना चॉइस नहीं देख रहे थे कहाँ पे कॉस्ट बढ़ रहा है कहाँ पे कॉस्ट घट रहा है। बट बाकी सब में अगर देखें तो हम लोग क्या है बेसिकली हम लोग कॉस्ट को देख रहे थे, कॉलम वाइज देख रहे थे, रो वाइज देख रहे थे, या अगर मैं बात करूं आपका मैट्रिक्स मिनिमम या लिस्ट कॉस्ट मेथड की, तो हम लोग क्या है हमारा मेन जो फोकस था दैट इज टू एलोकेट ऑन दैट सेल वेयर द कॉस्ट इज मिनिमम, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। तो उसको हम लोग क्या है एलोकेशन दे रहे थे, वहाँ पे हम लोग सप्लाई अपना फुलफिल कर रहे थे। ठीक है, उसको हम लोग सबसे पहले वहाँ पे हम लोग क्या है सप्लाई दे रहे थे। बट यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ी देर के लिए, तो अगर यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कि हमने क्या है कुछ मेथड में 12 को हमने एलोकेशन दिया ही नहीं, और यहाँ पे क्या है अगर यहाँ पे आप यहाँ से इस फैक्ट्री से F3 से सप्लाई जा रही है, तो आपका जो सबसे पहला जो चॉइस होना चाहिए क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। अगर आपने 12 को मिस कर दिया 25 पे दिया तो आपको क्या है एक्स्ट्रा पेनाल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, आपका 13 रुपीज़ क्या है यहाँ से, अगर यहाँ आपने यहाँ पर ना दे के यहाँ पे आपने एलोकेशन दिया 25 को, तो आपका जो कॉस्ट है पर यूनिट जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, दैट इज इंक्रीज बाई 13 रुपीज़। दैट मीन्स आपकी जो पेनाल्टी है वो क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 13 रुपीज़ की हो जाएगी। तो पेनाल्टी का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर आप मिनिमम कॉस्ट को मिस कर दे रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट पे आप सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट आप पे करने वाले हैं। दैट मीन्स अगर आपने मिनिमम जो कॉस्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे आपने 12 को अगर मिस कर दिया तो आप क्या है 35 पे जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा क्या है पर यूनिट 13 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सप्लाई का। तो पेनल्टी क्या है, दैट इज टू कितना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, कितना अमाउंट कितना रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इफ़ यू मिस द मिनिमम कॉस्ट। दैट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो आपका मिनिमम क्या है 35 है, अगर आपने 35 को मिस कर दिया, अगर आप 40 पे गए तो क्या है पर यूनिट आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, दैट इज द पेनल्टी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मिनिमम कितना है 17 है, तो अगर 17 को अगर आपने मिस कर दिया तो क्या है, अगर आप 20 पे जाएंगे तो क्या है 3 रुपीज़ पर यूनिट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का, दैट इज द पेनल्टी। तो अभी तक जो हम लोग कॉस्ट को देख रहे थे, अब हम लोग क्या है रो और कॉलम वाइज हम लोग क्या है पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे, और जहाँ पे आपकी पेनल्टी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम लोग वहाँ पे क्या है सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा पेनल्टी होगी, जहाँ पे आपको कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं, वहाँ पे आप एलोकेशन सबसे ज़्यादा दोगे, जिससे कि आपकी पेनल्टी क्या हो जाए रिड्यूस हो जाए, कम से कम पेनल्टी होगी। कम से कम पेनल्टी का मतलब क्या है कि आपकी ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की वो मिनिमम हो जाएगी। इसीलिए आपका जो वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन है वो बेस्ट बोलते हैं उसको। दैट मीन्स हम लोग मिनिमम कॉस्ट पे फोकस ना करके हम लोग क्या है पेनल्टी पे फोकस करते हैं, कि हम लोग क्या है पेनल्टी को मिनिमाइज करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन बेस्ट वन है, इसी को हम लोग VAM भी बोलते हैं, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो सेम यहाँ पे भी वही ड्रॉ होगा, सेम आपका जो मैट्रिक्स है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई का सेम मैट्रिक्स है, सेम हम लोग क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो आपका पेनल्टी है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक
सेपरेट करूंगा इसको, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पे जो हम लोग डिमांड और सप्लाई को फुलफिल करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या है इसके एक लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन से इस साइड में क्या है जो पेनाल्टी है उसको हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपकी सेपरेट लाइन हो गई। अब हम लोग क्या है रो और कॉलम वाइज हम लोग पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पेनाल्टी कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो पर यूनिट जो कॉस्ट है जो मिनिमम है और जो सेकंड मिनिमम है उन दोनों का हम लोग क्या है डिफरेंस लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे 20 है और 17 है, तो ये इसका जो मिनिमम हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो मिनिमम 2 है दैट इज 35 और 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे जो मिनिमम है 12 और 25 है, तो यहाँ पे मिनिमम कितना हो जाएगा 13। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 17 है और 25 है, तो 25 माइनस 17, तो 25 माइनस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका 50 एंड 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसमें देखेंगे तो आपका 12 एंड 30 है, तो ये आ जाएगा आपका 18। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो 20 एंड 40, ये हो जाएगा आपका 20। आई होप यहाँ पे आप किसी को भी डाउट नहीं होगा, आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे पेनाल्टी हमने कैलकुलेट किया है रो वाइज और कॉलम वाइज। अब इसमें जिसकी सबसे ज़्यादा पेनाल्टी होगी आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ऑब्वियसली जहाँ पे पेनाल्टी ज़्यादा होगी, जहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा वहाँ पे आपका फोकस जल्दी रहेगा। ठीक है, उसको आप मिनिमाइज करना चाहोगे सबसे पहले, है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या है हम लोग का फोकस कहाँ पे होगा जहाँ पे आपका पेनाल्टी सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन सब में जो पेनाल्टी सबसे ज़्यादा यहाँ पे है तो इसको हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे, इस कॉलम में हम लोग मूव करेंगे और जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है उसको हम लोग सबसे पहले एलोकेट करेंगे और जो एलोकेशन होगा मैक्सिमम एलोकेशन देंगे दैट इज़ 5। तो मैक्सिमम 5 एलोकेशन दे सकते हैं, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका कितना बचेगा 2 बचेगा। इसको हम लोग क्या है स्ट्राइक आउट कर देंगे। आई होप ये जो तरीका है इसका जो फर्स्ट स्टेप था ये आपको समझ में आया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग सिमिलरली दोबारा से अब आपका क्या है मैट्रिक्स रिड्यूस हो गया, दोबारा से हम लोग क्या है रो और कॉलम वाइज हम लोग जो क्या है आपका पेनल्टी है उसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो रो कॉलम वाइज तो आपका सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। जो रो वाइज है आपका पेनल्टी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इसका अब इसमें 17 और 30 हो जाएगा, तो 17 और 30 माइनस 17 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड वाला है यहाँ पे तो आपका 35 माइनस 40 सेम 5 ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉमा करके लिखता हूँ। नेक्स्ट इसमें 12 एंड 25 में सेम रहेगा आपका 13 का 13 ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए दोबारा से सबसे जो ज़्यादा पेनाल्टी वाला है वो क्या है 18 है। तो अब 18 को हम लोग यहाँ पे एलोकेशन देंगे। 18 में सबसे मिनिमम है 12 को एलोकेट करेंगे, मैक्सिमम एलोकेशन 8 दे सकते हैं। यहाँ पे आपका बचेगा 10, ये हो जाएगा 0। इसको हम लोग क्या है स्ट्राइक आउट कर देंगे। अब दोबारा से हम लोग मूव करेंगे उस पर, दोबारा से देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 17। तो आपका 50 माइनस 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 33। ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 40 20। ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका 35। आप देख सकते हैं इसमें तो आपका सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आप दोबारा से देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, अब इसमें हम लोग मूव करेंगे जहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा पेनल्टी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेनल्टी है तो इसमें हम लोग मूव करेंगे और मिनिमम को सबसे ज़्यादा एलोकेशन देंगे। तो मिनिमम है आपका 25 का जो मैक्सिमम एलोकेशन हो सकता है दैट इज 10। ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 5। इसको हम लोग क्या है स्ट्राइक आउट कर देंगे। जो जहाँ पे आपका एलोकेशन फुलफिल हो जाए, जहाँ पे आपका जो सप्लाई या डिमांड खत्म हो जाए उसको हम लोग क्या है स्ट्राइक आउट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब दोबारा से हम लोग क्या है कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे पेनल्टी को।
अब आपका कॉलम वाइज सेम रहेगा, सॉरी रो वाइज सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कॉलम वाइज देखेंगे यहाँ पे 60 माइनस 17 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 343, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। 50 माइनस 40 ये आ जाएगा आपका कितना 10। तो अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पेनाल्टी है यहाँ पे है तो इसको आप मैक्सिमम एलोकेशन देंगे। इसमें जो मिनिमम होगा ये 17 है, तो 17 को मैक्सिमम एलोकेशन आप दे सकते हैं 2, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा ये 3, ओके। और इसको आप स्ट्राइक आउट कर देंगे। अब आपका बचा ये 40 एंड 60, ये सेकंड जो आपका रो है, तो इसमें ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं करना है। आपका इसको मिनिमम वाले को आप एलोकेशन देंगे आप 7, तो ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे आप देंगे 3, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका एलोकेशन फिनिश हो गया। दैट मीन्स वोगल अप्रॉक्सीमेशन में दैट इज बेस्ड ऑन पेनाल्टी मेथड, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एलोकेशन देते हैं। दैट मीन्स डिमांड और सप्लाई को हम लोग फुलफिल करते हैं। तो ये आपका एलोकेशन आ गया, कहाँ पे कितना आपका जो डिमांड है उसको आपको फुलफिल करना है, उसको आपने सप्लाई वहाँ पे उतना कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा दैट इज 20 × 5, नेक्स्ट 17 × 2 प्लस नेक्स्ट 40 × 7, 60 × 3, 12 × 8, 25 × 10। तो यहाँ से आपका जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका दिस कम्स आउट टू बी 940, यह आ जाएगा आपका 940। आप देख सकते हैं सबसे मिनिमम होगा, इससे कम कोई भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं आपका जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन है ये है आपका 985, ये आपका 940 है, 1179 है और ये आपका 1085 है। तो सबसे कम जो है इन दोनों का सेम है, आपका कॉलम मिनिमा और आपका जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन है इन दोनों का सेम है। बट मैं आपको बता दूं कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो सबसे मिनिमम आएगा जिस मेथड से दैट इज द वोगल अप्रॉक्सीमेशन, इससे आपका मिनिमम कॉस्ट आएगा। क्योंकि ऑब्वियसली ये आप कैलकुलेट करें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, दैट मीन्स अब जितना आप ऑप्टिमाइजेशन के करीब रहेंगे उतना आप जब ऑप्टिमाइजेशन, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा ऑप्टिमाइजेशन का होगा, क्योंकि आपका क्या है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको पता भी है कि इनिशियली हम लोग इसे सिंप्लेक्स में भी हम लोग क्या है IBFF का कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे मूव कर रहे थे ऑप्टिमाइजेशन पे। तो वैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग इसको आगे मूव करेंगे ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। तो आप जितना ज़्यादा आप मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर उतना आपने कैलकुलेट किया है तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे आपका नंबर ऑफ स्टेप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो ऑप्टिमाइजेशन का जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बाकी मेथड से करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, बट आपका जो ऑप्टिमाइजेशन का जो स्टेप है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिड्यूस करते करते आप हर एक मेथड से जब करेंगे तो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन से या किसी और मेथड से जब आप करेंगे तो जब आप रिड्यूस करेंगे ऑप्टिमाइज करेंगे तो एक स्टेप आएगा जहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 940 हो जाएगी। फिर आप इसके नीचे आप फर्दर जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये जो मेथड है ऑप्टिमाइजेशन का, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन और बाकी जो मेथड्स हैं वो सारा समझ में आएगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग इसको जो आपका ये जो सोल्यूशन है IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इसको हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑप्टिमेलिटी टेस्ट, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज स्टेप 3, इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्टिमेलिटी टेस्ट। तो कौन कौन से ऑप्टिमेलिटी टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे दो मेथड है ऑप्टिमेलिटी टेस्ट का। फर्स्ट वन इज स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड सेकंड वन इज मोदी मेथड। मोदी मेथड मीन्स प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मोदी मेथड मीन्स मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। मोदी मेथड मीन्स व्हाट,
मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो यहाँ पे दो मेथड से हम लोग यहाँ क्या है, जो आपका IBFS है, जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो हम लोग वॉगल अप्रॉक्सीमेशन और बाकी सारे मेथड से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। और यहाँ पे हम लोग क्या है, वॉगल्स को ही लेके चलेंगे, क्योंकि वो आपका ऑप्टिमल की तरफ ज़्यादा होता है। ज़्यादा आपको जो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में जो ऑप्टिमिलिटी आप प्रोसेस आप करेंगे, उसमें आपको नंबर ऑफ स्टेप कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन को ही हम लोग यहाँ पे बेस मान के चलेंगे। बाकी सबसे भी कर सकते हैं, बट आपका जो मैंने बताया आपको कि स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या है, वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन का जो फाइनल जो सोल्यूशन है उसी को हम लोग लेके चलेंगे। तो बिफोर मूविंग फर्दर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट की तरफ हम लोग मूव करने से पहले यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन होते हैं। उन दो कंडीशन, वो दोनों कंडीशन क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आप ऑप्टिमिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने से पहले यहाँ पे दो चीज़ें आप देखने वाले हो यहाँ पे। फर्स्ट वन दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ एलोकेशन मस्ट बी m+n-1 एंड सेकेंड वन इज एलोकेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। आपको फर्स्ट तो समझ में आ रहा होगा, दैट इज नंबर ऑफ एलोकेशन मस्ट बी m+n-1, ठीक है, m+n-1 होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपका m आपका जो नंबर ऑफ रो है, तो जैसा कि आपने देखा होता लास्ट केस में आपको जो नंबर ऑफ रो था क्या देना 3 था, और n जो है नंबर ऑफ कॉलम दैट इज 4। तो 4 + 3 - 1 कितना जाएगा, m+n-1 कितना जाएगा यहाँ पे 6। तो आपका जो नंबर ऑफ एलोकेशन होना चाहिए दैट इज 6। तो आप देख लीजिए, जो मैंने एलोकेशन का टेबल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो आपका जो टोटल एलोकेशन है दैट इज व्हाट 6। तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट केस है ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट अगर ये नहीं होता है तो इसका भी केस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग बाद आगे देखेंगे, पहले हम लोग सारा स्टेप देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है दैट इज एलोकेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे एक टर्म आया दैट इज इंडिपेंडेंट, एलोकेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। एलोकेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आप जितने भी एलोकेशन है, ठीक है, उनको आप हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करोगे। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी एलोकेशन है उनको मिलाते हुए हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन होना चाहिए। दैट मीन्स दिस और दिस, कोई सा भी हॉरिजेंटल या वर्टिकल। ऐसे आप स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी इंक्लाइंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारा नहीं, ये नहीं होगा। आपका सिर्फ और सिर्फ या तो हॉरिजेंटल होना चाहिए या तो क्या है, वर्टिकल लाइन होना चाहिए। तो आप देखिए हम लोग हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया और कोई भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म हुआ यहाँ पे आप देखिए कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से आपको कोई भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। लेट अस सपोज कि अगर आपका एलोकेशन कुछ ऐसा होता, आपने एलोकेट किया, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ऐसा क्लोज लूप फॉर्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये क्या है आपका डिपेंडेंट है। या हो सकता है आपका कुछ ऐसा बन के आ जाए, ऐसा कुछ भी, कोई भी शेप बन सकता है, ठीक है, कोई भी शेप बन सकता है। सारे के सारे क्या हैं, डिपेंडेंट है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो केस बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, ऐसा केस बन रहा है। तो इसमें आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, तो आपका कोई भी क्लोज लूप नहीं बन रहा है। तो ऐसे जितने भी केसेस बनेंगे जहाँ पे आपका क्लोज लूप नहीं बनेगा, अगर आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जो आपका एलोकेशन है उससे मिलाते हुए हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट, एलोकेशन इज इंडिपेंडेंट। अगर ड्रॉ करने में बन रहा है तो उसको आपका, अगर क्लोज लूप बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एलोकेशन इज डिपेंडेंट। ओके, समझ में आ गया। तो अगर आपका ये दोनों केस सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज नंबर ऑफ एलोकेशन आपका m+n-1 है और एलोकेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट, तो हम लोग क्या है आगे बढ़ेंगे और ऑप्टिमिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो इन दोनों टेस्ट को हम लोग यहाँ पे, दोनों जो मेथड है, स्टेपिंग स्टोन और मोदी मेथड, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 1-1 करके। और फिर हम लोग आगे जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अगर आपका एलोकेशन आपका m+n-1 ना हो और आपका जो एलोकेशन इंडिपेंडेंट ना हो, तब क्या करेंगे, तो वो सारे केसेस को हम लोग आगे देखेंगे अभी,
बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग स्टेप अपना कंप्लीट कर लेते हैं। जो हम लोग का जो पूरा कंप्लीट जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, फिर उसमें जो अलग अलग वैरायटी है उसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। अगर मैं इंडिपेंडेंसी की बात करूं तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन लिखा है, उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप देखिए, इट इज ऑलवेज इम्पॉसिबल, तो क्या है, ऑलवेज इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ क्लोज लूप बाय ज्वाइनिंग दीज एलोकेशन। यही मैंने बताया, बाय अ सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन फ्रॉम वन ऑक्युपाइड सेल टू अनदर। ओके, यही मैंने सेम आपको बताया कि जो जितने भी आपके एलोकेटेड सेल हैं उन सारे सेल से अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपका कोई भी क्लोज लूप नहीं बनेगा। अगर क्लोज लूप बन रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर नहीं बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये दोनों केसेस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब हम लोग क्या है आगे मूव करेंगे। जो आपका पहला मेथड है दैट इज स्टेपिंग स्टोन, उसको हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स ऑप्टिमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेपिंग स्टोन। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो स्टेपिंग स्टोन मेथड है इसको हम लोग उतना ज़्यादा यूज नहीं करते क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें आपके स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बट आपका जो सेकेंड मेथड है दैट इज मोदी मेथड, ये इसमें आपका स्टेप फिक्स होता है, ठीक है। इसमें आपका प्रोसीजर फिक्स होता है, उसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। बट इसमें आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो अगर आपका लक सही हुआ तो हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में ही आपको फाइनल आंसर मिल जाए। लक नहीं अच्छा हुआ तो हो सकता है आपको बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ जाए और कई बार आपको हो सकता है वो स्टेप समझ ही ना आए। तो इसलिए दोनों मेथड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, बट आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मोदी मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। ये जो आपका स्टेपिंग स्टोन मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एग्जाम्स में जो आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे पूछा जाता है। एग्जाम्स में बहुत ये स्टेपिंग स्टोन मेथड नहीं पूछा जाता है, ठीक है, अगर आपका कहीं भी सब्जेक्टिव एग्जाम भी होता है तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। जो आपका स्टेपिंग स्टोन मेथड है, स्टेपिंग स्टोन मेथड के लिए जो आपका एलोकेटेड सेल्स हैं जो मैंने अभी एलोकेट किया था आपके सामने विद द हेल्प ऑफ वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन, तो उन सारों को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यही आपका मैट्रिक्स था। इन मैट्रिक्स में जो आपका एलोकेशन था ये आपका इन पोजीशन पे ये एलोकेशन था, आप देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके एलोकेशंस हैं, ठीक है, इन सबको मिलाते हुए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से हम लोग क्या है एक क्लोज लूप फॉर्म करेंगे, जिसमें कि क्या है एक बॉक्स में आपका एलोकेशन नहीं होना चाहिए। क्लोज लूप फॉर्म करेंगे जिसमें कि आपका 3 बॉक्सेस में आपके एलोकेशन होने चाहिए और एक में आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे है एलोकेशन, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो हम लोग इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट क्लोज लूप है ये बन जाएगा, ठीक है। ये मैं अभी जो पहले बताया था उस क्लोज लूप की बात नहीं कर रहा, वो तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपका जहाँ जहाँ एलोकेशन है उसको हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे अलग है। अब हम लोग क्या है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में आ गए, ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो आपका सोल्यूशन है IBFF इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, जो हम लोगों ने वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन से फाइंड आउट किया है, उसको हम लोग क्या है ऑप्टिमाइज करेंगे। तो हम लोग क्या है क्लोज लूप फॉर्म करेंगे और जहाँ पे 3 सेल में आपके जो 3 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, जो आपका क्लोज लूप है मीन्स स्क्वायर फॉर्म करेंगे, ठीक है, या आपका रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे बेसिकली। तो उनके 3 जो कॉर्नर्स हैं उन पे आपका एलोकेशन होना चाहिए और एक कॉर्नर पे आपका एलोकेशन नहीं होना चाहिए। तो आपको अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, अब यही हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है, यही आपको इसको फाइंड आउट करना है, इसी को बनाना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये इसको हम लोग इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे इन 3 कॉर्नर पे, यहाँ पे और यहाँ पे आपका एलोकेशन है, यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ये आपका ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे भी आपका एलोकेशन है, यहाँ पे भी आपका एलोकेशन है, यहाँ पे भी एलोकेशन है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका एलोकेशन नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलोकेशन हम लोग देंगे, ठीक है, एक यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, दैट मीन्स +1 से हम लोग करके देखेंगे कि क्या कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा है। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1 यूनिट से हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग उसको कितना मैक्सिमम दे सकते हैं उसकी तरफ हम लोग ध्यान देंगे। तो पहले हम लोगों ने 1 यूनिट यहाँ पे दिया, तो ऑब्वियसली आपका जो डिमांड और सप्लाई है उसके हिसाब से तो आपका एलोकेशन फुलफिल हो चुका है।
तो आपको कहीं से लेके इसको 1 यूनिट देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको -1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने -1 किया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें +1 करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने +1 किया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं आ रहा होगा इसमें, जो भी हमने यहाँ पे किया है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब यूनिट चेंज की वजह से, यूनिट जो हमने एलोकेशन दिया इसमें हम लोग कॉस्ट देखेंगे कि कॉस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कितना कॉस्ट आ जाएगा एक्स्ट्रा, दैट इज 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -25 रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है -25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है +17, 1 यूनिट एक्स्ट्रा है। यहाँ पे क्या है आपका -20, ये कुछ ऐसा आ गया। तो अगर आप देखें इसको आप कैलकुलेट करें, ठीक है, 40 - 25 + 17 - 20, तो ये आ जाएगा आपका 12 रुपीज़ 12। तो ऐसा करने से अगर आप देखें तो ऐसा करने से आपका 12 रुपीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, प्लस आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ट्रायल है ये फिजिबल नहीं है, आप नेक्स्ट ट्रायल की तरफ मूव करिए। तो मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है जिससे आपका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है उसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे जितने भी बनेंगे आप सब में से आप सेलेक्ट करेंगे और जो जिसमें आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट बनेगा, ज़्यादा हम लोग हिट एंड ट्रायल ना करते हुए मैं आपको नेक्स्ट वो बना रहा हूँ जहाँ पे आपका कॉस्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जो नेक्स्ट यहाँ पे रेक्टेंगल बन के आएगा वो ये होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे भी देखें तो आपका क्या है एलोकेशन है, यहाँ पे भी आपका क्या है, ये आपका तो डिस्कार्डेड हो गया, इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे +1 देंगे, +1 देंगे। यहाँ पे क्या है -1 देंगे, -1 है। तो यहाँ पे क्या है हम लोग, यहाँ पे +1 देंगे और यहाँ पे +1, तो यहाँ पे क्या है -1 देंगे। अब ऐसा करने के बाद हम लोग कॉस्ट को देखते हैं, कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आता है। कॉस्ट पे जो इफेक्ट आएगा यहाँ पे आपका क्या है 35 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका 12 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, 35 - 12। अभी 1 यूनिट से हम लोग चेक कर रहे हैं, 1 यूनिट के बाद अगर बेनिफिट होगा तो हम लोग आगे उसको एलोकेशन देंगे। यहाँ पे क्या है आपका +25 और यहाँ पे क्या है आपका -60। तो अगर आप देखें तो यहाँ से जो आपका ये कैलकुलेट करेंगे 35 - 12 +25 - 60, इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा -12, ये आ जाएगा कुछ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे -12 आ गया, दैट मीन्स क्या है ये फेवरेबल है और ये आपका क्या है अनफेवरेबल है। ये आपका अनफेवरेबल है क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे क्या है आपका कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। कॉस्ट आपका क्या हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा फेवरेबल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो आपका जहाँ पे जिस मेथड्स पे जहाँ पे आपका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा होगा उसी को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आपका एलोकेशन चेंज करना क्या है फ़ायदे की बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जितना मैक्सिमम एलोकेशन दे सकते हैं उसको देंगे। दैट मीन्स आप मैक्सिमम कितना एलोकेशन दे सकते हैं, जहाँ जहाँ बाकी की जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसमें जहाँ पे मिनिमम एलोकेशन है उसी को आप उतना ही आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप +3 कर देंगे, यहाँ पे आप क्या है -3 कर देंगे, यहाँ पे क्या है आप +3 कर देंगे और यहाँ पे क्या है आप -3 कर देंगे। तो यहाँ पे +3 करेंगे तो यहाँ पे आपका न्यू एलोकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप -3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, 5 बच जाएगा यहाँ पे एलोकेशन। यहाँ पे +3 करेंगे तो 10 + 3 13 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है मैंने बताया आपको 0 हो जाएगा। तो आपका जो न्यू एलोकेशन हो जाएगा, जो आपका नया जो यहाँ पे मैट्रिक्स बन जाएगा। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट बनाया है, आप देखिए सेम जो है आप देख सकते हैं। एलोकेशन यहाँ से क्या है यहाँ पे चेंज हो गया, बाकी इन दोनों का भी एलोकेशन क्या है
चेंज हो गया। तो इसकी वजह से आपका क्या है, कॉस्ट रिड्यूस हो गया। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे जो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा दैट इज 20 इंटू 5 प्लस 17 इंटू 2 प्लस 35 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 13। तो यहाँ से जो आपकी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी दिस कम्स आउट टू बी ₹904। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही है ये आपका 904 आ रहा है। तो जो टोटल जो सेविंग आ रहा है, जो सेविंग हो रहा है आपका ₹36। आपका 940 आया था वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन से। तो यहाँ पे जो आपका जो कॉस्ट हो रहा है क्या हो रहा है, ₹36 से रिड्यूस हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपकी सेविंग हो रही है। ओके, तो आई होप आपका जो मेथड जो है ये स्टेपिंग स्टोन, जो आपका स्टेपिंग स्टोन मेथड है ऑप्टिमाइजेशन का, ये आपको समझ में आया होगा। ये मेथड क्या है, ये ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो इसको आप लोग यूज नहीं करेंगे। जो आपका नेक्स्ट मेथड है, जो मैंने आपको बताया कि जो अगला मेथड है उसमें आपका सेट प्रोसीजर है, उसी को आप लोग यूज करेंगे, क्योंकि इसमें आप हिट एंड ट्रायल करते करते हो सकता है बहुत टाइम लग जाए। तो ये आपका बेस्ट मेथड नहीं होता है यूज करने का। इसको आप बस आपको जानना होता है कि इसमें हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको, स्टेपिंग स्टोन को, बस आपका यहीं तक है। जो आपका बेस्ट मेथड होता है जिसमें आपका एक वेल सेट प्रोसीजर होता है, उसी को आप यूज करते हुए चले जाएंगे, आपका क्या है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज होता चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यही जो है आपका ऑप्टिमम है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट मेथड है उससे भी हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका ऑप्टिमम कॉस्ट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया। अगर हम लोग फर्दर इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपका कॉस्ट इंक्रीज ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अगर आप आगे फर्दर करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो यहाँ पे ज़्यादा एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली जो आपका बेस्ट मेथड है जिसमें आपके प्रोसीजर फिक्स हैं, जिसमें एरर के चांसेस कम हैं, उसको हम लोग अब देखेंगे। दैट इज़ व्हाट, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दैट इज मोदी मेथड। ओके, तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपका कॉस्ट इंक्रीज ही होगा अगर आप फर्दर मूव करेंगे इसमें, आगे और आगे अगर स्टेप आप मूव करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं मोदी मेथड को, दैट इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जो आपका मोदी मेथड है, मैंने आपको बताया कि आपका क्या है, प्रीफर्ड ओवर स्टेपिंग स्टोन मेथड एज इट प्रोवाइड कंसिडरेबल टाइम सेविंग एंड देयर इज नो चांस ऑफ मेकिंग एरर। ठीक है, इसमें चांस ऑफ मेकिंग एरर काफ़ी कम होता है, आपका एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा, दैट इज टू व्हाट, डेवलप कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर एलोकेटेड सेल ओनली। कॉस्ट मैट्रिक्स या हम बोल सकते हैं यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर एलोकेटेड सेल ओनली। तो जो आपका एलोकेटेड सेल था, अगर आप देखेंगे तो ये आपका एलोकेशन था, कुछ आप देख सकते हैं जो आपने वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन में जो आपने किया था वो ये था, अगर आप देखेंगे तो। अब हम लोग क्या है, ड्रॉ करेंगे यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स को। जो आपका जो यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स है केवल और केवल क्या है, हम लोग एलोकेटेड सेल के लिए ड्रॉ करेंगे, केवल और केवल क्या है, एलोकेटेड सेल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे आपका एलोकेटेड सेल है, मीन्स जहाँ जहाँ पे एलोकेशन है, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका यूनिटी कॉस्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो अगला स्टेप होगा, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग लिखेंगे V1, V2, V3, V4, इसको नाम देंगे। इसका हम लोग नाम देंगे U1, U2, U3, अगर आगे होगा तो U4, जो भी नाम हो, ठीक है। अगर होगा तो देंगे, नहीं होगा तो कोई नहीं। अभी हम लोग 3/4 के मैट्रिक्स को हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपका जो कॉलम है इसको हमने दे दिया V1, V2, V3, V4, जो आपका रो है इसको हमने U1, U2 और U3 नाम दे दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से इन दोनों के हेल्प से, दैट मीन्स U1 प्लस V1 दिस इज इक्वल्स टू, हम लोग का क्या हो जाएगा, U1 प्लस V1 क्या हो जाएगा, 20। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका U1 प्लस V4, U1 प्लस V4 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 17। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका U2 प्लस V3, U2 प्लस V3 दिस इज इक्वल्स टू 40। and next one is U2 plus V4, U2 plus V4 this is equals to what, 60. next one is U3 plus V2, U3 plus V2
u3 plus v2, this comes out to be 12, and last one is u3 plus v4, u3 plus v4, this is equals to 25। तो ये आपके इक्वेशन है। अब इन इक्वेशंस की हेल्प से आपको u1, u2, u3, v1, v2, v3, v4 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका जो इक्वेशन है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इससे फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ से आप ऑब्वियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशंस लेते हैं, दैट मीन्स u1 और v1 में से दोनों में से कोई एक हम लोग क्या है यहाँ पे जीरो कंसीडर करेंगे। तो हम लोग क्या है कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज v1 इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। v1 को हम लोग जीरो मान के बाकी जो अब आप इजीली यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे v1 को जीरो प्लेस करोगे तो u1 की वैल्यू आ जाएगी, u1 प्लेस करोगे तो v4 की आ जाएगी, v4 को यहाँ पे प्लेस करोगे तो u2 की आ जाएगी। तो आप इजीली सारे जो वैल्यूज हैं u1, u2, u3, v1, v2, v3, v4 उन सब की वैल्यूज को यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें कितना भी टफ टास्क नहीं है, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूज हैं u1, u2, u3 एंड v1, v2, v3 के हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जो आपका v1, v2, v3, v4 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज v1 को मैंने जीरो कंसिडर किया, 0, -16, -23 और -3, ये आ जाएगा आपका v4 की वैल्यू। ओके, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, एग्जैक्टली यही आएगा, इतना टफ नहीं है ये। ओके, अगर मैं बात करूँ u1, u2, u3, u4 की जो वैल्यू आ जाएगी आपके सामने है, दैट इज 20, 63 एंड 28। ओके, तो ये आपका u1, u2, u3 एंड v1, v2, v3, v4 इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने यूनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स एलोकेटेड सेल के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया। आपने जो कॉलम्स हैं उनको v1, v2, v3, v4 आपने नाम दिया। जो आपके रो हैं उनको u1, u2, u3 यानी u3 यहाँ पे नाम दिया। अगर और होता कॉलम तो आप ये रो और होता तो उसको आप u4 देते, ठीक है। तो ऑब्वियसली 3 रोज हैं, तो यहाँ पे क्या है u1, u2, u3 3 आपने नाम दे लिया। अब यहाँ पे आपने इक्वेशंस को बनाया, कैसे बनाया ये भी आपको पता है। अब इसकी हेल्प से वैल्यूज फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, u1 और v1 में से कोई एक को हम लोग जीरो कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या किया, v1 को जीरो कंसीडर किया, उसकी हेल्प से इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया। तो आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, जो अगला स्टेप होगा, अब इनकी हेल्प से जो आपके अनएलोकेटेड सेल हैं इसमें हम लोग इसकी वैल्यू को फिलअप करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो आपका नेक्स्ट जो स्टेप है, दैट इज टू फिल द वैकेंट सेल ऑफ द मैट्रिक्स बाय समिंग द u एंड v वैल्यू। ओके, जो अगला स्टेप है। तो यहाँ पे ये जो आपका एलोकेटेड सेल है ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिनोट कर दिया। अब अनएलोकेटेड इसमें जो आपका ऑलरेडी जो आपने अभी मैट्रिक्स में u1, u2, u3, v1, v2, v3, v4 की वैल्यू फाइंड आउट किया, इसकी हेल्प से क्या है, अनएलोकेटेड जो आपका वैकेंट सेल है वहाँ पे आपको वैल्यू इसको फिलअप करना है। तो वैल्यू इसको फिल करेंगे तो यहाँ पे तो है सेकेंड और थर्ड में आपको फिल करना है। तो सेकेंड और थर्ड में फिल करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4 कैसे आ जाएगा, u1 प्लस v2, इस पे क्या हो जाएगा आपका u1 प्लस v3, u1 प्लस v3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। ये यहाँ पे लोकेशन है, एलोकेशन है ऑलरेडी, इन दोनों में आपको फिलअप करना है। 63 प्लस 0 ये हो जाएगा आपका 63 प्लस -16 ये हो जाएगा आपका 47। यहाँ पे नेक्स्ट किसका है, फर्स्ट 28 प्लस 0 28 एंड 28 माइनस 23, तो 28 माइनस 23 हो जाएगा आपका 5। आप देख सकते हैं, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने ui प्लस vj मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया, ui प्लस vj मैट्रिक्स फॉर ऑल दी अनएलोकेटेड सेल, मीन्स वैकेंट सेल के लिए हमने ui प्लस vj मैट्रिक्स को हमने ड्रॉ कर लिया। ये आपका सेकंड स्टेप था। जो थर्ड स्टेप है वो है कि अब हमारा जो इनिशियल मैट्रिक्स है उसमें से हमें क्या है, इसको माइनस करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ये हमारा स्टेप है, दैट मीन्स Cij माइनस ui प्लस vj, यही मैंने आपको बताया। दैट मीन्स सब्सट्रैक्ट दी सेल वैल्यू ऑफ ui प्लस vj मैट्रिक्स फ्रॉम ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स, दिस विल प्रोवाइड सेल इवेल्युएशन मैट्रिक्स। ओके, तभी हम लोग देखते हैं वो क्या प्रोवाइड करेगा। ये आपका इनिशियल मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जो आपने अभी यहाँ पे अभी जो लास्ट स्टेप था उसका जो फाइनल सोल्यूशन है, ui प्लस vj से आपने जो अनएलोकेटेड के लिए आपने ड्रॉ किया है। अब इसमें से इसको हमने माइनस करना है,
तो ये आपका ये आ जाएगा, आप माइनस करके देख सकते हैं। 4 है, 30 माइनस 4 26, 50 माइनस 3 क्या हो जाएगा +3, 53 हो जाएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा आपका 63 है, 70 माइनस 63 7 आ जाएगा। 35 माइनस 47 -12 आ जाएगा। एंड 40 माइनस 28 12 आ जाएगा। एंड 60 माइनस 5 क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है टाइम सेविंग के लिए। तो ये बन के आ गया। अब ये जो है मैट्रिक्स आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मैट्रिक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका कितना कॉस्ट एसोसिएट होता अगर आप इन सारे जो अनएलोकेटेड सेल हैं इसमें आपने अगर एलोकेशन दिया होता तो। ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना कॉस्ट क्या आपको होता, मीन्स वहाँ पे अगर आप यहाँ पे एलोकेशन दिए हो तो कॉस्ट में क्या चेंजेस होता आप यहाँ से देख सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट कि अगर आप यहाँ पे एलोकेशन दिए होते तो आपका जो कॉस्ट है क्या है 26 रुपीज़ से इंक्रीज हो गया था, प्लस है यहाँ पे दिए होते तो आपका जो कॉस्ट है क्या है 53 से इंक्रीज हो गया होता, यहाँ पे 7 से इंक्रीज हो गया था, वहाँ पे 12 से इंक्रीज, यहाँ पे 55 से इंक्रीज, ये आपका माइनस है। दैट मीन्स अगर आपने यहाँ पे एलोकेशन दिया होता, दैट मीन्स ये क्या है इफेक्ट दिखा रहा है कि अगर आप अनएलोकेटेड सेल में अगर आपने एलोकेशन दिया होता तो पर यूनिट आपका क्या बेनिफिट होता। ठीक है, क्या बेनिफिट होता उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं -12 का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे एलोकेशन दिए होते तो यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है -12 से रिड्यूस हुई होती। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें एलोकेशन देना बेनिफिशियल रहेगा, यहाँ पे हमें क्या है एलोकेशन देना बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर हमारा अगला स्टेप है कि हमें क्या है एलोकेशन देना है वहीं पे, दैट मीन्स इन सेल इवेल्युएशन मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द सेल विथ मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू के हम लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा उसको हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे। ओके, सबसे ज़्यादा बेनिफिट वहीं पे होगा ना, जो सबसे ज़्यादा माइनस होगा। मार्क इट एंड इट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइड सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइडेंटिफाइड सेल बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो स्टेप 4 है हो गया आपका। 5 क्या है, ट्रेस दी पाथ इन मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अभी मैं स्टेप करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारा जो अगला स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे आपका एलोकेशन है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपका एलोकेशन है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या है, हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाले हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे आपका एलोकेशन था, यहाँ पे एलोकेशन था, यहाँ पे एलोकेशन था। अगर इन तीनों लोकेशन पे एलोकेशन है तो इसको आप क्या है उसमें शामिल करोगे। ठीक है, मीन्स आप एक बॉक्स रेक्टेंगल बनाओगे, जो कि हम लोग स्टेपिंग स्टोन में कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम, अब यहाँ पे देखिए यही स्टेपिंग स्टोन में इसी वाले से आपका कॉस्ट क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था। वहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल करना था, यहाँ पे आपको क्या है कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करना, आपका स्टेप है ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। तो यही वाला स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप में आ गया स्टेपिंग स्टोन में, सॉरी मोदी मेथड में। स्टेपिंग स्टोन में क्या था, आपको सोचना पड़ता मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल आपको रेक्टेंगल्स बनाने पड़ते। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एलोकेशन, यहाँ पे एलोकेशन, यहाँ पे एलोकेशन है, तो आप क्या करेंगे ऐसे कुछ आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। आपने यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, अब अगर आप देखिए यहाँ पे आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करेंगे, जो आपका अगला जो स्टेप होगा, आप यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, तो इसको आप मैक्सिमम एलोकेशन देना चाहेंगे। तो आप मैक्सिमम कितना एलोकेशन दे सकते हैं, आपको पता है कि इन सब में जो ये एलोकेशन है इन तीनों में, ठीक है, ये कैसे ड्रॉ करना है रेक्टेंगल ऑलरेडी मैंने स्टेपिंग स्टोन में बता दिया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मीन्स हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, 3 पे आपका एलोकेशन होना चाहिए, यहाँ पे एलोकेशन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग कंसीडर करते हुए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब जिसके 3 कॉर्नर पे क्या है एलोकेशन होने चाहिए। अब उन तीनों पे कॉर्नर पे एलोकेशन में जो मिनिमम होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग +3, यहाँ पे क्या करेंगे +3, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3, यहाँ पे -3, ये कुछ ऐसा आ जाएगा।
अब अगर ये ऐसा आ गया तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलोकेशन आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एलोकेशन आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 से रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे +3 से इंक्रीज हो जाएगा। तब हम लोग क्या है, जो नेक्स्ट जो एलोकेशन बनाएंगे, न्यू एलोकेटेड जो आपका जो बॉक्स बन के आ जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जो इनिशियल एलोकेशन था यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे आपका +3 हुआ है, ये 0 हो गया, यहाँ पे +3 हुआ है और यहाँ पे क्या है -3 हुआ है। तो ऑब्वियसली आपका जो न्यू एलोकेशन होगा इसमें आपका एलोकेशन चेंज हो जाएगा। बाकी सारे एलोकेशन तो सेम रहेंगे, ये और हाँ ये दोनों तो सेम रहेगा, बाकी सब में आपके, और ये वाला आपका सेम रहेगा, बाकी सब में आपके चेंजेज आएंगे। जो चेंजेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपने स्टेपिंग स्टोन में किया था, आपको दिख रहा होगा कि आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही वो जो आपने स्टेपिंग स्टोन में मल्टीपल ट्रायल से किया था, यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप में ही वो सोल्यूशन आ गया। ओके, समझ में आ गया। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एरर के चांसेस क्या हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। तो न्यू एलोकेशन आ गया। अब आपका एलोकेशन आने के बाद अब दोबारा से आप पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है जो आपने किया था कि आपने यूनिटी मैट्रिक्स फॉर्म किया था फॉर एलोकेटेड सेल, वहाँ पे आपने यू और वी की वैल्यू फाइंड आउट किया था। यू और वी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने जो अनएलोकेटेड सेल था उसके लिए आपने यू प्लस वी की वैल्यू आपने लिखा था। फिर आपने इनिशियल मैट्रिक्स में से उसको माइनस किया था। फिर आपने चेक किया था कि उसमें से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। मोस्ट नेगेटिव का आपने सेलेक्ट किया था, अगर है तो उसको कंसिडर करते हुए आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। उन सारे स्टेप्स को मैं अब एक ही पेज में करूंगा, बाकी सारे बहुत सारे स्टेप्स को नहीं लिखूंगा यहाँ पे। तो हम लोग उसको देखते हैं, दैट मीन्स रिपीट करना है सारा प्रोसीजर। रिपीट करने के लिए हमारे पास ये जो आपके पास इनिशियल मैट्रिक्स है, इनिशियल मैट्रिक्स में आपको पता है कि आपका जो एलोकेशन था, एलोकेशन कहाँ पे था, ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, और यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे एलोकेशन है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या है, केवल उसी को लिखेंगे। यूनिटी मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे तो इसको 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 लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही सेम लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 20, इसके करस्पॉन्डिंग 17, इसके करस्पॉन्डिंग 35, इसके करस्पॉन्डिंग 40, 12 एंड 25। अब हम लोग क्या है, सेम U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे तो सेम यही आएगा। यहाँ पे मैंने V1 को 0 लिया है। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो आपका अनएलोकेटेड सेल है वहाँ पे हम लोग क्या है, U1 प्लस V1 मीन्स UI प्लस VJ, उसकी हम लोग क्या है वैल्यू को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वो मैट्रिक्स मैंने बनाया है, दैट मीन्स फिल द वैकेंट सेल UI प्लस VJ मैट्रिक्स। जो आपका UI प्लस VJ मैट्रिक्स ये आपका बन के तैयार है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप देख सकते हैं। यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, U1 प्लस V2 20 माइनस 16 4, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ड्रॉ करेंगे सेम यही आएगा। UI प्लस VJ मैट्रिक्स ड्रॉ हो गया। अब क्या करेंगे, इनिशियल मैट्रिक्स में से इन सबको माइनस करेंगे। तो आपका इनिशियल मैट्रिक्स यहाँ पे बना हुआ है, इसमें से इसको आपको माइनस करना है। तो आप माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 माइनस 4 26, 50 माइनस 9 41, 70 माइनस 51 19, नेक्स्ट है आपका 60 माइनस 48 12 एंड लास्ट 40 माइनस 28 12 एंड नेक्स्ट वन इज ये है आपका 60 माइनस 17 43। तो ये आपका है CIJ माइनस UI प्लस VJ। ये आपका मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन था। वही आपका क्या था, ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। ओके, तो जो आपका एलोकेशन है जो आपने लास्ट में देखा था, यही आपका क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ओके, तो ये जो एलोकेशन है यही आपका क्या है, ऑप्टिमल है। ये आपका क्या है, ऑप्टिमल एलोकेशन है। इसके करस्पॉन्डिंग आपने टोटल कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे आपका 36 रुपीज़ का सेविंग हो रहा था। तो आई होप आपको जो ये सारे स्टेप्स हैं आपको समझ में आए होंगे, कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्लास। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस को देखेंगे। सो ओके, गुड बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।